पठान ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिफ्लेक्स एक्टिविटी और द रिफ्लेक्स आर्च, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्टली SAQ मींस 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। Before starting the video, please take the Seminingam and the CC Chajadi book or the notes in front of you and must watch the video till the last with the full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. So let's start the video. हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्स एक्टिविटी और रिफ्लेक्स आर्च में उसकी डेफिनेशन, देन उसके बाद हम देखेंगे हमारे रिफ्लेक्स आर्च, उसके कंपोनेंट्स, देन उसका क्लासिफिकेशन एंड लास्ट वन इज अ प्रॉपर्टीज। वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में रिफ्लेक्स एक्टिविटी और रिफ्लेक्स आर्च की डेफिनेशन क्या है, तो it is a response to the peripheral stimulation. It is a response of the peripheral stimulation. It is ये क्या होता है, हमारा जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है ये हमारे जो पेरिफेरी से जो भी स्टिमुलस आता है उसको रिस्पॉन्स करने का काम क्या होता है, हमारे रिफ्लेक्स एक्टिविटी का होता है। ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, वेरियस फंक्शंस मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्स आर्च क्या है, तो एक एनाटॉमिकल पाथवे है फॉर द स्टिमुलेशन एंड द रिस्पॉन्स ऑफ आवर सेंसेशन। एक एनाटॉमिकल पाथवे है जो कि हमारे सेंसेशन और स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने का काम करता है। ये हम उसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्स आर्च में। तो मेनली याद रखो कि रिफ्लेक्स आर्च में 5 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा रिसेप्टर, फिर होता है हमारे अफेरेंट नर्व, सेंटर, इफेरेंट नर्व और इफेक्टर ऑर्गन। इसको हमने 3-4 लाइन में डिस्क्राइब करना होता है रिफ्लेक्स आर्च अगर सेपरेटली SAQ के लिए पूछता है तो सबसे पहले हम क्या, रिसेप्टर जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी आई बटन पे क्लिक करो, वहां पे रिसेप्टर का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वहां से देखने के बाद ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम रिसेप्टर में क्या रखेंगे, तो हमारा रिसेप्टर क्या था, एक इन ऑर्गन था, सेंसरी नर्व एंडिंग थी और कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर थे जो क्या करते थे, हमारे स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते थे। जो भी बाहर से ही हमारे बॉडी के अंदर का जो भी स्टिमुलस होगा उसको कौन रिसीव करेगा, हमारा रिसेप्टर स्टिमुलस करेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या करता है हमारे रिसेप्टर, ये जो हमारे सेंसरी इंपल्सेस है वो ट्रैवल कहाँ करता है, हमारे सेंटर को ट्रैवल करता है थ्रू द अफेरेंट नर्व। ये हमारा सेकंड पॉइंट हम रिसेप्टर में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे आते हैं अफेरेंट नर्व। अफेरेंट नर्व का ये दूसरा नाम होता है हमारे सेंसरी नर्व फाइबर्स, जो क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ट्रैवल्स करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी इंपल्सेस, कहाँ से, हमारे रिसेप्टर से लेके तो सेंटर तक। ये कौन करते हैं, हमारे अफेरेंट का काम है। इस रिसेप्टर से हमारे जो जनरेट होंगे सेंसरी इंपल्सेस उनको कहाँ पे ट्रैवल करेंगे, हम सेंटर के पास लेकर जाएंगे, कौन, अफेरेंट नर्व, उसी का नाम होता है सेंसरी नर्व फाइबर्स। थर्ड हमारा आता है सेंटर। तो सेंटर ये क्या करता है, इसके 2 काम होते हैं, इट रिसीव द सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर थ्रू द अफेरेंट नर्व। सेंटर हमारा सेंसरी इंपल्सेस रिसीव करता है रिसेप्टर के पास से, किसके थ्रू, अफेरेंट नर्व के थ्रू, और ये हमारे जो सेंसरी इंपल्सेस आएंगे उनको वो कन्वर्ट करता है मोटार इंपल्सेस में, और वही मोटार इंपल्सेस सेंटर हमारा कहाँ ट्रैवल करता है, तो इफेक्टर ऑर्गन यानी हमारे जॉइंट, मसल, टेंडन जो भी होंगे उनके पास ले जाता है, किसके थ्रू, इफेरेंट नर्व को। इफेरेंट नर्व का एक दूसरा नाम क्या था, मोटार नर्व, यानी मोटार इंपल्सेस कौन लेके जाएंगे, हमारे मोटार नर्व्स ले जाएंगे, यानी इफेरेंट नर्व कहाँ पे जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन के पास। ये हमारे सेंटर का काम था। फिर हमारा आता है इफेरेंट नर्व। इफेरेंट नर्व का दूसरा नाम क्या होता है, हमारा मोटार नर्व, जो क्या करते हैं, मोटार इंपल्स रिसीव करते हैं सेंटर के पास और ट्रैवल किसके पास कराते हैं, हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास। लास्ट वन हम आता है हमारा इफेक्टर ऑर्गन, जो कि क्या होते हैं, हमारे मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं जो मोटार इंपल्स रिसीव करते हैं इफेरेंट नर्व के थ्रू, किसके पास है, सेंटर के पास है। ये क्या था हमारा रिफ्लेक्स आर्च। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस। हमारे रिफ्लेक्सेस मेनली 6 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, एक होता है हमारा डिपेंडिंग अपॉन द इनबॉर्न और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस, सेकंड हमारा होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, थर्ड हमारा होता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, फोर्थ हमारा होता है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सिनेप्स, फिर हमारा आता है क्लिनिकल डिपेंड अपॉन द क्लिनिकल बेसिस एंड लास्ट वन डिपेंड अपॉन द सोमैटिक और विसरल। इसमें क्या हमारा रिफ्लेक्स आर्च को कंप्लीटली क्लासिफाई किया गया है, वन बाय हम सबको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आता है डिपेंड अपॉन द इनबॉर्न और एक्वायर्ड। नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगे, मेनली डिपेंडिंग अपॉन इनबॉर्न और एक्वायर्ड में 2 टाइप्स के रिफ्लेक्स होते हैं। एक होता है हमारा इनबॉर्न रिफ्लेक्स, सेकंड होता है हमारा एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। हमारा जो इनबॉर्न रिफ्लेक्स है उसी को हम बोलते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और उसी को हम बोलते हैं नेचुरल रिफ्लेक्स। The reflexes which are present from the time of birth is called as a inborn reflexes। ये inborn reflex क्या रहते हैं, अनकंडीशनल रहते हैं, नेचुरल रहते हैं और हमारे बर्थ से हमें प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलने वाला, इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। ये रिफ्लेक्स को खुद में जनरेट करने के लिए किसी भी ट्रेनिंग की, लर्निंग की जरूरत नहीं होती। इसका एग्जाम्पल क्या है, सलाइवा का सिक्रेशन। ठीक है, इसके लिए ट्रेनिंग, लर्निंग कुछ नहीं है, ये हमारे बर्थ से प्रेजेंट है, उसी को हम बोलेंगे इनबॉर्न रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हमारा आता है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। एक्वायर्ड रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं और उसी के अलावा ये रिफ्लेक्स क्या होते हैं,
हमारे टाइम सिंस फ्रॉम बर्थ नहीं प्रेजेंट होते। द रिफ्लेक्सेस विच आर एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। दीज रिफ्लेक्स रिक्वायर द ट्रेनिंग, लर्निंग एक्सेट्रा फॉर डेवलपिंग। ये क्या करते हैं, नेचुरली प्रेजेंट नहीं रहते, हमें हमारे बर्थ के पास हमें खुद अडेप्ट करने पड़ते हैं, एक्वायर्ड करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल इज द सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा बाय द स्मेल ऑफ द फूड। फूड की स्मेल सुनने के मतलब स्मेल करने के बाद हमें जब सलाइवा का सिक्रेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। इसी को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल रिफ्लेक्स है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ये कहता है डिपेंडिंग अपॉन द इनबॉर्न और एक्वायर्ड। नेक्स्ट हम जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हमारे रिफ्लेक्सेस मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा सेरेबेलर रिफ्लेक्स, जिसका सेंटर किसमें सिचुएटेड होता है, सेरिबेलम में। सेकेंड हमारा आता है कॉर्टिकल रिफ्लेक्स, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। थर्ड हमारा आता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, सेंटर सिचुएटेड इन स्पाइनल कॉर्ड, इज कॉल्ड एज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस। थर्ड हम आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग भी हमारे 2 टाइप्स के रिफ्लेक्स होते हैं। एक होता है हमारा फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, सेकेंड होता है हमारा एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। हमारा जो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है उसी का सेकंड नाम होता है हमारा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलाई। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारे बॉडी का फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलस से। इसकी वजह से फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस को हमने बोले वाला है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस है, और इनका एग्जांपल क्या है बोलते हैं फ्लेक्शन ऑफ द जॉइंट्स, इसको हमने बोला है फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। सेकेंड हमारा आता है एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। एक्सटेंसर रिफ्लेक्स का ही दूसरा नाम है एंटी ग्रेविटेशनल रिफ्लेक्सेस, बिकॉज दीज रिफ्लेक्सेस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एंटी ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी ग्रेविटेशन जो हमारी फोर्स है उसके अगेंस्ट ये रिफ्लेक्स क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी वजह से इसका नाम है एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस। ठीक है, फिर से अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द सिनेप्स। सिनेप्स के अकॉर्डिंग भी हमारे रिफ्लेक्सेस 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक होते हैं हमारे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, सेकंड हमारे होते हैं पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस यानी वो रिफ्लेक्स जिसके अंदर सिर्फ एक सिनेप्स का इन्वॉल्वमेंट होगा पूरी रिफ्लेक्स आर्च में, उसको हम बोलेंगे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। और सेकंड होता है हमारा पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, यानी रिफ्लेक्स आर्च में बहुत सारे सिनेप्स प्रेजेंट होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। ये क्या था, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेप्स। नेक्स्ट हम जाएंगे क्लिनिकल बेसिस। डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस हमारे जो रिफ्लेक्स आर्च है अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक होते हैं हमारे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स और सेकंड हम होते हैं डीप रिफ्लेक्सेस। The reflexes which are originated from the superficial surface of the body is called as a superficial reflexes. वो रिफ्लेक्सेस जो हमारे बॉडी के सुपरफिशियल सरफेस से ओरिजिनेट होते हैं उसको हम सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस बोलेंगे। सुपरफिशियल लाइक मसल्स और मसल्स से टेंडन से। सेकेंड हमारे डीप रिफ्लेक्सेस। द रिफ्लेक्सेस विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ डीप रिफ्लेक्सेस। लास्ट वन हम जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द सोमैटिक एंड विसरल। सोमैटिक और विसरल के अकॉर्डिंग भी हमारे रिफ्लेक्सेस 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक होता है हमारा सोमैटिक रिफ्लेक्स, नेक्स्ट हमारा होता है विसरल रिफ्लेक्स। सोमैटिक रिफ्लेक्स द रिफ्लेक्सेस व्हिच आर अराइजेस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सोमैटिक नर्व फाइबर्स। जिनके अंदर सोमैटिक नर्व फाइबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और उससे ये रिफ्लेक्स ओरिजिनेट होते हैं, उसको हम बोलेंगे सोमैटिक रिफ्लेक्स, और इनमें मेनली इन्वॉल्व होते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है विसरल रिफ्लेक्सेस। The reflexes which are originated due to the involvement of the visceral organs or the autonomic system is called as a visceral reflexes. Examples are coughing, laughing, etc. ये क्या था, पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस। देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे तो 10 प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्स की। एक होता है वन वे कंडक्शन, सेकेंड होता है रिएक्शन टाइम, थर्ड होता है समेशन, फोर्थ वन इज ऑक्लूजन, फिफ्थ वन इज सबलिमिनल फिंगर्स, सिक्स वन इज रिकरिटमेंट आफ्टर द डिस्चार्ज, 8 वन इज अ रिबाउंडिंग एंड 9th वन इज अ फटीग। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले वन वे कंडक्शन। वन वे कंडक्शन नाम में ही दिख रहा है कि रिफ्लेक्स क्या होता है, हमारे जो रिफ्लेक्सेस है उनका कंडक्शन ही वन वे में होता है, यानी रिसेप्टर टू अफेरेंट नर्व टू सेंटर टू इफेरेंट नर्व एंड इफेरेंट नर्व टू द इफेक्टर ऑर्गन। ये किसी भी तरह से जंपिंग में नहीं जाते, वन वे में कंडक्ट होते हैं। तो वन वे कंडक्शन है रिफ्लेक्स एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली इन अ वन वे कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। सेकेंड होता है रिएक्शन टाइम। The receiving of the impulses and the time required for the generation of the action potential or the response is called as a reaction time. Reaction time वो टाइम है जब क्या होता है, एक्सटीरियर रिसेप्टर या इंटीरियर रिसेप्टर की जैसे हमारे रिसेप्टर वो स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद जब रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे रिएक्शन टाइम। तो ये भी हमारी कौन सी रिफ्लेक्स एक्टिविटी की ही एक प्रॉपर्टी है। थर्ड हम देखेंगे समेशन। समेशन में क्या होता है, जब 2 और बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिपीटेडली और कंटिन्यूसली
बाय द गिविंग द स्टिमुलस। जब हम स्टिमुलस देते हैं नर्व फाइबर्स को और वो रिपीटेडली एक्टिवेट होते हैं, कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करके कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक नया नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कंटिन्यूअसली स्टिमुलस पास होते हैं और वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, समेशन। समेशन नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टिमुलस, कॉम्बिनेशन ऑफ द जनरेशन और द कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, समेशन। फोर्थ वन आएगा हमारा अकुलूजन। अकुलूजन हमें मेनली रिफ्लेक्स एक्टिविटी में हमने जो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेक्सर में देखे थे कि फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस जो रहते हैं उसके अंदर क्या होता है, अक्लूजन होता है। उसमें जो मोटार नर्व फाइबर्स रहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल दो मोटार नर्व फाइबर्स होते हैं, एक होता है मोटार नर्व फाइबर्स ए और सेकंड होता है मोटार नर्व फाइबर बी। तो मोटार नर्व फाइबर बी क्या करता है, ए और बी जब दोनों मिलके स्टिमुलेट होते हैं, यानी तो कोई भी हमारे समझो स्टिमुलस मिल गया, उसका रिस्पांस देना है, तो दोनों क्या करेंगे, जब दोनों मिलके कोई रिस्पांस देंगे तो वो रिस्पांस देने का सम क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू द ईच रिस्पांस गिवन बाय द नर्व फाइबर। यानी दोनों का दिया हुआ रिस्पांस कम रहेगा कंपेयर टू द दोनों का सेपरेटली दिया हुआ। उसी को हम क्या बोलेंगे, अक्लूजन। अक्लूजन में याद रखना कि दोनों का सम क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू द ईच रिस्पांस। फिर सब थर्ड आता है, फिफ्थ आता है हमारा सबमिनल फिंगर। सबमिनल फिंगर इज अपोजिट टू द अक्लूजन। इसमें क्या होता है, जब दो नर्व फाइबर्स कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटेड होते हैं तो दोनों का दिया हुआ रिस्पांस इज ग्रेटर होता है कंपेयर टू द ईच रिस्पांस गिवन बाय द ईच नर्व फाइबर। ठीक है, यानी दोनों सेपरेटली जो रिस्पांस देंगे वो कम रहेगा एज कंपेयर टू द दोनों का कॉम्बिनेशन के जैसा। उसको बोलेंगे हम सबमिलिनल फिंगर्स। फिर सिक्स आता है हमारा रिकरेंटमेंट। रिकरेंटमेंट यानी कंटिन्यूअसली स्टिमुलस को रिसीव करना और रिस्पांस का देते रहना, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिकरेंटमेंट। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्स आर्च की, रिफ्लेक्स एक्टिविटी की और रिफ्लेक्सेस की। सिक्स फिर सेवेंथ हमारा आता है आफ्टर डिस्चार्ज। यानी डिस्चार्ज क्या है, कंटिन्यूअसली स्टिमुलस मिलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली स्टिमुलस देने के बाद कंटिन्यूअसली रिस्पांस देना चालू रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि डिस्चार्ज नहीं, मतलब नहीं भी मिलने पर रिस्पांस, यानी स्टिमुलस हमें नहीं भी रिसीव हो रहा है रिसेप्टर को, तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली अपने रिस्पांस देना चालू करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आफ्टर द डिस्चार्ज भी कुछ रिस्पांसेस अवेलेबल हो जाते हैं हमें जो दिक्कत आते हैं रिसेप्टर में। फिर आता है रीबाउंडिंग। रीबाउंडिंग यानी एक स्टिमुलस के खत्म हो जाने के बाद दूसरा स्टिमुलस जब आएगा तो इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है उसको हम क्या बोलेंगे, रीबाउंडिंग। यानी रिसेप्टर अपनी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट करेगा रिफ्लेक्स आर्च में, रिफ्लेक्स आर्च को कंप्लीट करने के लिए। एक रिफ्लेक्स आर्च पूरी कंप्लीट होकर आने तक दूसरा स्टिमुलस मिलने तक के बीच में का जो टाइम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रीबाउंडिंग बोलेंगे। और लास्ट वन इज अ फटिग। फटिग में क्या होता है, कंटिन्यूअसली स्टिमुलस का रिसीव होना, रिस्पांस देना, स्टिमुलस का रिसीव होना, रिस्पांस देना। ये क्या होता है, इसकी वजह से हमारा जो रिफ्लेक्स आर और रिसेप्टर थोड़े से थक जाते हैं और फटिग हो जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि बाद में कोई भी रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होता, उसी को हम क्या बोलेंगे, फटिग। ये थे पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सेस। इसके अंदर रिफ्लेक्स में याद रखना, अगर रिफ्लेक्स एक्टिविटी आई तो पूरा एलएक्यू आएगा जिसके अंदर डेफिनेशन, रिफ्लेक्स आर्च, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड प्रॉपर्टीज को लिखना है। लेकिन अगर वही एसएक्यू के लिए पूछा जाता है तो सिर्फ रिफ्लेक्स आर्च को पूछा जाता है, जो रिसेंटली 2024 के विंटर में पूछा गया था क्वेश्चन एसएक्यू के लिए। ठीक है, for the more informative videos and the notes of this topic, please join our Telegram channel White Coat Educator. If you like this video, like and subscribe to my channel White Coat Educator.